जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों का, सभी मेरे शेर शेरनियों का आपके अपने नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिहार आर्ट्स विद्या कुल परिवार में। आ जाइए सभी लोग, शेर शेरनी सभी जुड़ जाएं भाई तुरंत क्विक, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोगों को मैं बता दूं जानकारी के लिए कि जो द्वितीयक क्रियाएं हैं, द्वितीयक क्रियाओं से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में यहाँ पर बात किया गया, द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में बताया गया, और किसके क्या आधार पर होता है मैंने पहली क्लास में आपको बताया है। अगर विनिर्माण और द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में आपको जानना है तो पहली क्लास यूट्यूब चैनल पर जाकर बिहार आर्ट्स विद्याकुल में जाकर के आप पहली क्लास जरूर वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद की ये क्लास समझ में आएगी, ये सेकंड क्लास है आपके, है ना, तो इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको देखने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहली क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर यह सेकंड क्लास आपकी आ रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन तरीके से आज समझेंगे हम। आज हम जो जानने वाले हैं क्या कि इसके पहले तो हमने जाना था कि कैसे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण होता है, लेकिन आज हम जानने वाले हैं उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखिएगा, यहां पर दिया गया है उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब देखो यहां पर दो टाइप्स दिए गए, आधारभूत और उपभोक्ता। आधारभूत का मतलब होता है फाउंडेशन। क्या होता है जी? फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन होता है। अब आप लोगों को बता दूं, आधार का मतलब होता है ढांचा, कोई तैयार होता है, कोई भी ढांचा अगर तैयार होता है तो उसके लिए जो मूल रूप से या कह सकते हैं जो आधार होता है उस आधार को जानना होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया होगा कि कोई भी मकान अगर हम बनाते हैं, कोई भी मकान बनाते हैं तो उसमें नींव क्यों डाली जाती है? तो आधार का मतलब होता है नींव। क्या होता है बाबू? नींव, है ना। बात को समझिएगा, आधार का मतलब क्या हो गया? नींव हो गया। भाई कोई मकान अगर खड़ा करना है तो नींव होना उसमें बहुत जरूरी है। अगर नींव नहीं है तो वो मकान किसी काम का नहीं होगा। हल्के से हवा का झोंका आएगा तो भी पलट जाएगा। लेकिन जितनी तगड़ी नींव होगी उतना मजबूत आपका वो घर बनेगा, उतना मजबूत आपका वो कोई भी सेक्टर का हो उतना मजबूत वो वस्तु आपकी रहेगी। कहने का मेरा सीधा सा सेंस यहां पर ये है कि नींव बहुत जरूरी है। जैसे आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, ऐसे समझ लो जैसे आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, अगर आपकी प्राइमरी एजुकेशन बेहतर नहीं हुई, प्राइमरी एजुकेशन आपकी बेहतर नहीं हुई, प्राथमिक प्राथमिक आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, तो निश्चित रूप से जो इसमें फाउंडेशन खड़ा करना है, आपको ग्रेजुएशन करना है या इसके बाद नौकरी पेशा में जाना है, तो वो हमेशा आपकी कमजोरी झलकती रहती है। ठीक, इसीलिए फाउंडेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद तो उसमें हम सुधार कर ही लेंगे, क्योंकि अगर नींव बेहतरीन है तो इसके बाद जैसा मन करे वैसा स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, आधारभूत उद्योग का मतलब है कि ये किसी भी उद्योग के लिए क्या देता है? आधार देता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लौह उद्योग होता है, लौह उद्योग जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है, या कह सकते हैं सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है। सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है, लिख लीजिएगा, सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? सभी उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को, है ना, जननी कहा जाता है। ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग देखिए, कोई भी इंडस्ट्री अगर स्थापित होती है तो उसमें मशीनें जरूर लगाई जाती हैं। और अगर उसमें मशीनें लगाई गई हैं मेरे दोस्त, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, है ना। और जो मेरे नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जैसे आपने कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए सोचा, कोई भी उद्योग लगाने के लिए सोचा, तो आपको मशीनों की जरूरत पड़ेगी ना। और जब मशीनों की जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्त, तो याद रखना,
ये लौह इस्पात उद्योग ऐसा है कि लोहे की बनी ही मशीनें वहां पर लगेंगे। इसीलिए लोहे को या लौह इस्पात उद्योग को सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगर मशीनें नहीं होंगी तो वहां प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री नहीं हो सकती है। तो कहने का सीधा सेंस है कि सभी उद्योगों की जो जननी है, अपने दिमाग में, कॉन्सेप्ट में, अपने मगज में ये बात को बैठा लीजिएगा, फीड कर दीजिएगा मेरे दोस्त, कि सभी उद्योगों की जननी लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, यहां से शुरुआत होता है। या कह सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आपका क्या होता है, जैसे रॉ मटेरियल होता है, तो वो रॉ मटेरियल जो होता है वो आधारभूत उद्योग होता है। समझ गए इसका उपयोग। और सेकंड आपका आ जाता है उपभोक्ता उद्योग। ये क्या होता है, कोई भी वस्तु का निर्माण हुआ, वो सीधे उपभोक्ता उसको उपभोग कर लेता है, बीच में कोई रास्ता नहीं होता। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए यहां पर बता दूं, जैसे हमने कहा यहां पर डबल रोटी बनी, बिस्किट बना, बिस्किट बना, ये सब क्या है, ये सब जो है उपभोक्ता वस्तु उद्योग हैं। डायरेक्ट ये बनाए जाएंगे और डायरेक्ट इसका उपयोग कर लिया जाएगा। चाहे कॉफी उद्योग हो, कॉफी उद्योग हो गया, कॉफी उद्योग हो गया, चाय उद्योग हो गया, है ना, वस्त्र उद्योग हो गया, ये सब क्या है, ये सब के सब उपभोक्ता उद्योग है। क्या है भाई, उपभोक्ता उद्योग है। यह बात आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो एक बार सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाबू मेरे, फिर से याद रखना, आधारभूत उद्योग क्या होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि आधारभूत उद्योग वह उद्योग होते हैं जो फाउंडेशन या ढांचा तैयार कराते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग को हम लोग या सभी लोग ये कहते हैं, सभी उद्योगों की ये जननी कहा जाता है। और आधारभूत का मतलब है कि प्राइमरी, प्राथमिक, नींव डालता है वो किसी भी उद्योग के लिए। और अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे ये बिस्किट या कॉफी है, डबल रोटी है, खासकर इनके लिए ले लेता हूं, तो जो गेहूं है, गेहूं जो उत्पादित किया जाता है वो प्राथमिक तो है ही है, लेकिन अगर उद्योग के रूप में देखा जाए तो ये फाउंडेशन तैयार करेगा इसके लिए। लेकिन डबल रोटी जो बनेगी वो भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जाकर के ही बनती है। तो बात क्लियर एकदम भाई। ये उपभोक्ता वस्तु उद्योग का मतलब सीधा सा ये है कि जैसे ही वो इंडस्ट्री में तैयार की जाएगी, कहीं पर तैयार की जाएगी, तो उसके बाद सीधे व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। यहां पर क्या होगा कि वो आधार तैयार करेगा, फिर उसमें से कुछ नया प्रोडक्शन किया जाएगा, उसी को हम आधारभूत उद्योग कहेंगे। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखना, स्वामित्व के आधार पर उद्योग क्या होते हैं। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कौन कौन से होते हैं भाई? अब देखो, इसके हमने 3 पार्ट पढ़े। कितने पढ़े? 3 पार्ट पढ़े, है ना। निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या पढ़ते हैं? निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग। फिर इसके बाद क्या पढ़ते हैं? इसके बाद तीसरा कौन सा पढ़ते हैं भाई? ध्यान से देखना, संयुक्त उद्योग, संयुक्त उद्योग। तीन प्रकार के होते हैं। अब देखो, तीनों प्रकार के उद्योगों को हमें समझना होगा। निजी उद्योग का तात्पर्य होता है प्राइवेटेशन से, प्राइवेटेशन से होता है या निजीकरण से होता है, या इसमें व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष से होता है। और इस तरह के ज्यादातर जो आपको उद्योग मिलेंगे वो आपको खासकर इसके लिए उदाहरण में ले सकते हैं यूएसए, या ये ज्यादातर कैपिटलाइजेशन की बात करेगा, पूंजीवाद की बात करेगा। पूंजीवादी क्या होगा?
पूंजीवादी होगा। अब व्यक्ति विशेष में आप देख सकते हैं, जैसा कि आपके यहां रिलायंस हो गया, रिलायंस हो गया, और इसके बाद आपका अडानी ग्रुप हो गया। ठीक, ये क्या है, सब पर्सनल है। या आप देखिएगा यूएसए में जैसे एप्पल हो गई, कुल मिला के जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं जिसका मालिक कोई एक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निजी उद्योग कहते हैं। और इस तरह के उद्योग ज्यादातर आपको कहां मिलते हैं, यूएसए में मिलते हैं। इस उद्योग का एक ही लक्ष्य होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या होता है इसका उद्देश्य, मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिक से अधिक लाभ की बात करता है। ये केवल ये समाज कल्याण की बात नहीं करता है, अधिक से अधिक लाभ की बात करता है। और देखो ये सार्वजनिक सेक्टर जो होता है, यहां पर जो मालिक होता है वो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। यहां पर मालिक कौन होता है, सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। और ये कोई भी कार्य करता है तो सार्वजनिक, या कह सकते हैं सार्वजनिक कल्याण के लिए करता है, सार्वजनिक कल्याण के लिए, कल्याण के लिए, या इसी को कह सकते हैं सामाजिक कल्याण के लिए काम करता है ये। ठीक है। और अगर इसके अंतर्गत आप देखें कि कौन से देश में इसकी बहुलता या कौन सा देश इसमें ज्यादा काम कर रहा है, तो पहले के आप यूएसएसआर को देख सकते हैं, पहले के, आज के नहीं। संयुक्त उद्योग का मतलब होता है इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों काम करते हैं। भाई इसका उद्देश्य क्या था, सार्वजनिक कल्याण, मैक्सिमम। और यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है कि लोगों को यहां पर निजी और सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का इसमें रोल होता है। और ये कह सकते हैं यहां पर जो इनका मुख्य उद्देश्य होता है, सामाजिक कल्याण के साथ साथ पूंजी उत्पादन करना। ठीक है, तो याद रखना ये हो गए संयुक्त उद्योग। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों होते हैं, दोनों उद्योग शामिल होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भाई। चलो, तो आपने देखा है कि इनको तीनों के बारे में मैंने आपको यहां पर समझाया। अब इसके बाद आगे आते हैं, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। वेरी सिंपल है जी, बहुत सिंपल है ना, है कि नहीं। चलो इसमें देखो, आकार के आधार पर उद्योगों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट में। सबसे पहले हम कुटीर उद्योग की बात करते हैं, हथकरघा उद्योग भी कह सकते हैं इसको, क्या कहते हैं, हथकरघा उद्योग कहते हैं। ठीक है, देखो कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अब आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, कैसे समझते हैं कुटीर उद्योग। सबसे पहले आपके सामने आ गया कुटीर उद्योग। बाबू ध्यान से देखना, इसके मैं उदाहरण बहुत सारे बताऊंगा, आपको कभी भूलेगा नहीं जीवन में। ठीक है, लेकिन आप लोग भी अपना कर्तव्य निभाते जाइए, निभाते जाइए। क्यों, आपका कर्तव्य क्या है, आपको सेशन को शेयर करना है और सेशन को लाइक करना है। और अगर कोई नए मित्र हैं तो उनको आप बताइए, उनको आप अपने साथ जोड़िए और उनका भी भला हो जाएगा, लाभ हो जाएगा इससे। क्योंकि विद्याकुल परिवार हर घर में उजाला चाहता है शिक्षा की। आगे देखिए, कुटीर उद्योग के बारे में मैं बताने जा रहा था। सपोज करिए एक कुम्हार है, एक कुम्हार है, वो घड़ा बनाता है, किससे, मिट्टी से। रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, स्थानीय रूप से इसको मिट्टी मिल जाएगी। और वो अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के घड़ा बनाता है। अब इस घड़े को ये कहाँ पहुंचाएगा भाई, स्थानीय मार्केट में। कहाँ पहुंचाता है, इस घड़े को वो पहुंचा सकता है स्थानीय मार्केट में, जो उनके पास की मार्केट होगी वहां पर पहुंचाएगा, स्थानीय मार्केट में। ठीक,
ज़्यादातर इसको दैनिक यूज में होता है, या कह सकते हैं कि ये दैनिक जीवन को चलाने के लिए इनके द्वारा ये काम किया जाता है। इसी तरह से आप देखिए चटाई बनाई जाती है, कालीन बनाई जाती है, या आप इसी तरीके से देख सकते हैं एक बीड़ी उद्योग भी बहुत फेमस है, घर में लोग बनाते हैं बीड़ी उद्योग पत्ते से, है ना। माचिस उद्योग भी आप देख सकते हैं। ये सब उद्योग क्या होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, ये कुटीर उद्योग होते हैं, है ना। या कढ़ाई बुनाई का काम आ गया, कढ़ाई बुनाई का काम आ गया। ये सब के सब जो घर में किए जाते हैं, जैसे चरखा कताई होता था, चरखा कताई, चरखा काटना, चरखा कताई, ये होता था कताई, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब के सब जो होता है था, ये सब कुटीर उद्योग में आते थे, कुटीर उद्योग में सब ये किसके थे, कुटीर उद्योग। मतलब सिंपल सी बात कहूं ना, तो इसमें मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता, मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता, मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता, इसमें ज्यादा लागत नहीं लगती, मशीनों का उपयोग नहीं, ज्यादा लागत नहीं लगती, लागत ज्यादा लागत नहीं, रॉ मटेरियल कच्चा माल स्थानीय रूप से प्राप्त होता है, स्थानीय रूप से प्राप्त, ठीक है। यही होता है आपका कुटीर उद्योग। ओके, कई बार ये जो स्थानीय मार्केट में होता है, कई बार इसको दूसरे देशों में भी भेजा जाता है या दूसरे देशों में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये स्थानीय मार्केट में तो रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा, स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर में ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। और आगे देखिए, इसके आगे छोटे पैमाने के उद्योग के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखिए इस प्रकार के उद्योगों में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है। जी बिल्कुल ठीक है भाई। उत्पादन ऊर्जा से चलने वाली मशीनों तथा मजदूरों द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें कच्चा माल स्थानीय बाजार में उपलब्ध ना होने पर बाहर से भी मंगवाया जाता है, बिल्कुल। लेकिन याद रखें कि जो इसमें मशीनें होती हैं वो ऊर्जा से चलते हैं, ऊर्जा मतलब डीजल या पेट्रोल से चलती हैं, डीजल या पेट्रोल से चलते हैं। आजकल सौर ऊर्जा से भी चलने लगी हैं, सोलर सेल से, सौर ऊर्जा से, है ना। जो इसकी मशीनें होती हैं वो इनमें से चलती हैं, ऊर्जा से चलती हैं। और उत्पादन ये तो हो गया, और इसमें लेबर लगे होते हैं, मजदूर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं जी, मजदूर लगे होते हैं। और अगली बात क्या है, जो कच्चा माल है वो स्थानीय मार्केट से मंगाया जाता है, स्थानीय बाजार से। और बाय द वे, अगर यहाँ से ना मिला स्थानीय बाजार से कच्चा माल स्थानीय बाजार से मंगाया जाता है। और बाय द वे यहाँ से ना मिला तो इससे बाहर से भी मंगाया जाता है, इसके बाहर से भी मंगाया जाता है, बाहर से भी मंगाया जा सकता है। देखिएगा, ये हो गया आपका छोटे पैमाने के उद्योग। और इसके बाद अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो नेक्स्ट बात करूंगा बड़े पैमाने के उद्योग। अब देखिए, आपने क्या देखा पीछे प्रीवियस में, आपने देखा कुटीर उद्योग क्या होता है, मैंने आपको समझाया। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं छोटे पैमाने के उद्योग। अगर इसको उदाहरण के रूप में देखा जाए, तो जैसे गांव में एक चक्की लगी है, ध्यान से देखना, एक चक्की लगी है, ऊर्जा से चलने वाली, इसमें कोई ना कोई लेबर होता है या मजदूर होता है, ये इसमें काम करता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी का बड़ा रूप देखिए तो आप इसी को कहते हैं आटा मिल। अगर इसका बड़ा रूप देखिए तो इसी को बोलते हैं आप आटा मिल। इसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है, बहुत सारे लेबर होते हैं, कुशल लेबर होते हैं। और यहाँ पर कुशलता पर कोई बात विशेष नहीं है, अर्ध कुशल भी लेबर चल जाएंगे, अर्ध कुशल भी चल जाएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो लेबर होंगे वहाँ पर कुशल लेबर होंगे, है ना, स्किलफुल होंगे, ठीक है।
तो याद रखिएगा, यहाँ पर पैसे के कम इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पर पैसे का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, वो बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। बस इतना सा अंतर है इसमें और कुछ नहीं है। आगे देखो, उत्पादन विकसित प्रौद्योगिकी तथा कुशल श्रमिकों, ये देखो आ गया ना भाई, कुशल श्रमिकों के द्वारा किया जाता है और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादन अथवा उत्पादित माल को विशाल बाजार में बेचा जाता है, मतलब बड़े बड़े मार्केटों में भेजा जाता है, बड़ी बड़ी मार्केट होती है, वहाँ पर भेजा जाता है। इसमें उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है, जी बिल्कुल, और अधिक पूंजी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अधिक पूंजी और विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूंजी भी क्या होती है जी, पूंजी क्या होती है, पूंजी अधिक लगती है, ठीक है। और क्या होता है, पूंजी अधिक लगती है और कच्चे माल का भी इसमें प्रयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी होती है, प्रौद्योगिकी होती है, क्या होती है जी, प्रौद्योगिकी होती है, इसका भी प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या होता है, कुशल श्रमिक होते हैं, कुशल श्रमिक, मैंने पहले ही बताया कि जो श्रमिक होंगे यहाँ पर वो कुशल होंगे, स्किलफुल होंगे, ये होता है बड़े उद्योगों का पैमाना, ठीक है जी। कच्चा माल विभिन्न प्रकार का इसमें प्राप्त किया जाता है, लगाया जाता है, तो इसके बाद इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और इसके लिए बड़े मार्केट ढूंढे जाते हैं, बड़े मार्केट होते हैं। अगर बड़े मार्केट यहाँ पर ना मिले तो इसको दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका बड़े पैमाने के उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण अगर करना है तो आप देख सकते हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कितने पार्ट में किया गया है, 5 पार्ट में किया गया। कितने, 5 भागों में इसका मतलब क्या किया गया है, पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः 5 पार्ट में किया गया है। पहला कृषि आधारित, पहला मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, कृषि आधारित आ जाएगा। अब अगर कृषि आधारित को आपको समझना है तो पहले आप लोग इमेजिन करिए, इमेजिनेशन करिए, आप लोग इमेजिनेशन करिए कि आखिर कृषि से हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल मिलते हैं जिससे हमें नई नई वस्तुएं बन करके तैयार मिलती हैं। तो आप पहले उधर जो है थोड़ा सा अपने माइंड को लेके जाइए और कृषि में खंगालिए, देखिए कि खेतों में कौन सी ऐसी फसल होती है जो कि रॉ मटेरियल के रूप में उद्योगों में काम आ सकती है। तो आपका दिमाग तुरंत खनकेगा और आपके दिमाग में तुरंत बात आ जाएगी कि यह ऐसा उद्योग होता है, यह ऐसा उद्योग होता है जिसमें कि रॉ मटेरियल कृषि से मिलता है। अगर कृषि को हम यहां पर कहें तो वो आधारभूत उद्योग का काम करेगा और उससे जो बनी वस्तु होंगी वो उपभोक्ता उद्योग के रूप में आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे गन्ने से शक्कर बनती है, गन्ने से चीनी बनती है, आपको पता है मसाला उद्योग होता है, सरसों से या विभिन्न प्रकार के जो ऑयल सीड्स होते हैं उससे ऑयल बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है, ये भी एक उद्योग होता है। तो इसके लिए जो कच्चा माल है वो कहाँ से मिलता है, खेतों से मिलता है। सर कहाँ से मिलेगा भाई, खेतों से मिलेगा और उसको तैयार कर करके उसे ग्रामीण और नगरीय भागों में बेचा जाता है या उसको वहां पर पहुंचाया जाता है। सिंपल सी बात है, आपको मैं इसको समझाता हूं। चलो आओ देखो, यहां पर ये एक खेत है गन्ने का, चलिए मैंने कहा ये गन्ने का खेत है और यहां पर एक चीनी मिल है, एक चीनी मिल है, ठीक है, यहां पर, और बीच में ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन, ठीक है। अब देखो, अब ये चीनी मिल बनके तैयार हो गई, सामने वाले ने इसमें अपनी पूंजी लगा दिया, अपना पैसा लगाया, यहां पर
पूंजी लगा दिया, अपना पैसा लगाया, यहाँ पर बहुत सारा पैसा लगाया इसको बनाने में, और इसका ये बन के तैयार हो गया। अब लेकिन इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए तभी चीनी बनेगी यहाँ पर, है ना। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? तो रॉ मटेरियल तो भाई खेतों से ही आएगा, क्योंकि गन्ना कहाँ से आएगा? खेतों से आएगा। अब ये गन्ना जो है ये कृषि आधारित है, कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल। मान लिया बाय द वे कि ये यहां पर नहीं गया, तो उस चीनी मिल का कोई अस्तित्व है क्या? कोई मतलब है क्या उसका? बहुत पैसा लगा रखा है यहां पर चीनी मिल बनाने में, लेकिन पता चला ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। लेकिन अब ये गन्ना का खेत है, गन्ना यहां से जाएगा, है ना। गन्ना गया तो यहां पर फिर इस चीनी मिल से चीनी बनाई गई, चीनी बना करके उसको क्या किया जाएगा? उसको मार्केट में पहुंचाया जाएगा, स्थानीय मार्केट में, मार्केट में आएगा। अब मार्केट में यहां से एक मार्केट में नहीं, कई सारी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके बाद भी अगर इसके बाद प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उत्पादन ज्यादा होता है चीनी मिल में, अगर उत्पादन ज्यादा है, यहां पर उत्पादन ज्यादा है अगर, तो स्थानीय मार्केट में पहुंचाने के बाद, इन मार्केटों को पहुंचाने के बाद फिर इसको ये एक्सपोर्ट कर देगा। क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट में फाइनल फाइंड आउट किया जाए इसमें, तो हम पाते क्या है? यही पाते हैं कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल आया है तो वो कहां से आया है? वो खेत से आया है। कहां से आया भाई? खेत से आया है। तो बात समझ में आई है? तो ये क्या हो गया? कृषि आधारित उद्योग हो गए। यही बात यहां पर बताई गई है। क्या बताई गई है? कि वह उद्योग जो कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम चीनी का ले लिया, अचार उद्योग ले लिया, मसाला ले लिया, तेल उद्योग ले लिए, बहुत सारे उद्योग होते हैं। कृषि से प्राप्त कच्चे माल से ही तैयार किए जाते हैं, बाद में बदल कर इसे ग्रामीण और नगरीय भागों में बेचने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो खनिज आधारित उद्योग की बात करते हैं। ऐसे उद्योग जिनमें खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ऐसे उद्योग जिनमें खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ठीक है, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। बड़े सिंपल सी बात है। उदाहरण के लिए जैसे लोहा की बात किया गया, क्या? लोहा। अच्छा, आगे खनिज आधारित उद्योगों को मुख्य रूप से दो पार्टों में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में भाई? दो पार्ट में। अब आ जाओ इसको समझने के लिए भाई मेरे साथ। धात्विक खनिज आ गया। इसमें ऐसे उद्योग आते हैं जिसमें कि लोहे की मात्रा होती है। धात्विक खनिज जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि का उपयोग किया जाता है, इसको हम धात्विक खनिज कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी उद्योग होते हैं, कुछ ऐसे भी उद्योग होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। अधात्विक खनिज के इसमें वो उद्योग आते हैं, मुख्य रूप से अधात्विक खनिज जैसे कि सीमेंट उद्योग का प्रयोग करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? खनिज मतलब अधात्विक खनिज। अब इन दोनों पार्टों को आपको समझना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो धात्विक खनिज होते हैं इसमें आपको मिलेंगे वहां पर एलिमेंट्स, मतलब वहां पर आपको धातु मिलेंगे, जैसे फेरस हो गया, मतलब लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब धातु है। सोना हो गया, चांदी हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है? ये सब धातुएं हैं। लेकिन अगर हम देखें कि कुछ ऐसे भी उद्योग होते हैं जो अधात्विक होते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, या इसमें आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्या हो जाता है? ये अधात्विक खनिज कहलाते हैं, मतलब इसमें धातुएं नहीं होती हैं। आप ऐसा सीधे से समझो, इसमें क्या होता है? धातुएं नहीं होती हैं। अब आप देखो, जैसे लोहे से आप सरिया बनाते हो, लोहे से आप दरवाजे बनाते हो, खिड़कियां बनाते हो, ये लोहे से वो बनाने वाले हैं। एल्युमिनियम से आप एल्युमिनियम की तार बनाते हो, एल्युमिनियम के दरवाजे बनाते हो, एल्युमिनियम से बहुत सारे काम होते हैं। तांबे को देखिए, जैसे जो सोना होता है, सोने से जो आभूषण बनाए जाते हैं उसमें तांबा मिलाया जाता है, वहां पर उपयोग होता है। और तांबे की तारें बनाई जाती है, तांबे का और बहुत सारा उपयोग होता है। ये सब धातु से बनते हैं।
हैं, इसीलिए उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। अधात्विक खनिज क्या हो गया, मैंने बताया आपको, जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी धातु नहीं होती है। ओके, बात क्लियर एकदम। चलिए, रसायन आधारित उद्योग के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा पानी पी लेता हूं भाई। थोड़ा पानी पी लेता हूं। अब देखिए, रासायनिक उद्योग में, इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि। अब देखो, यहाँ पर दिया गया है, दो चीजें दी गई हैं, पेट्रो रसायन और प्लास्टिक उद्योग। मैं आपको समझाना चाहूंगा इसमें, जैसे साबुन उद्योग हो गया, साबुन उद्योग, ये किसके अंतर्गत आएगा जी? ये भी रसायन में आएगा। साबुन उद्योग हुए, साबुन को बनाने में रसायन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आप लोग देखेंगे, साबुन के साथ साथ जैसे प्लास्टिक बनाने में भी होता है, पेट्रो रसायन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सभी रासायनिक उद्योग के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, कांच बनाना है, कांच का उद्योग हो गया, है ना, वार्निश हो गया, वार्निश, ये सब क्या है, सब ये केमिकल से बनते हैं, केमिकल से होते हैं, रसायन से बनते हैं, रसायन उद्योग होते हैं। मतलब जिसमें रासायनिक चीजों का प्रयोग किया जाए, ऐसे उद्योगों को हम रसायन उद्योग कहते हैं। अब देखो, साबुन में भी क्या होता है, या जैसे साबुन हो गया, प्लास्टिक भी ले लीजिए आप, प्लास्टिक भी ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए आप लोग, है ना। प्लास्टिक से आप देखिए, पेट्रो रसायन हो गया, पेट्रोलियम वाला रसायन जो होता है, पेट्रो रसायन हो गया, ये सब क्या है, ये सब के सब मेरे प्यारे बच्चे, ये सब के सब रसायन उद्योग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। या रासायनिक उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें कि हम केमिकल का प्रयोग कर पाते हैं। सपोज दैट, अगर हम कहते हैं कि भाई जैसे साबुन है, साबुन को आप उपयोग कम करिए या उपयोग ना करें, उपयोग ना करें, तो आप प्रश्न करेंगे क्यों ना करें, तो आपका प्रश्न आएगा क्यों ना करें, क्यों ना करें। तो आप जो ये क्यों ना करें का जवाब है, इसका जवाब आपको यहीं मिलेगा, क्योंकि ये जब साबुन का उपयोग करोगे तो ये पानी में जाएगा, और पानी में जाएगा तो पानी के साथ ये क्रिया करेगा, क्योंकि ये रसायन है, और जब पानी के साथ क्रिया करेगा तो उसमें हो सकता है कि जो उसमें ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन लेवल वो क्या हो जाए, डाउन हो जाए, जिस वजह से जो पानी में जीव जंतु हैं, जीव जंतु जो पानी में है, उनकी मृत्यु होने लगे, मृत्यु हो जाएगी। अदरवाइज वहां पर और कई सारी समस्याएं आ जाएंगे, पानी प्रदूषित हो जाएगा, प्रदूषित पानी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो साबुन का उपयोग ना करें, इसके पीछे यही रीजन है, क्योंकि ये किसका बना होता है, ये रसायन का बना होता है। किसका बना है भाई, रसायन का बना होता है ना। प्लास्टिक के प्रयोग पर क्यों मनाही है, प्लास्टिक को क्यों रोका जाता है कि इसका उपयोग ना करें, क्यों प्लास्टिक का उपयोग ना करें, उपयोग ना करें, हमारा प्रश्न पहुंचेगा क्यों ना करें। तो उसका अगर उत्तर देखा जाएगा तो उत्तर यह है कि प्लास्टिक जो होती है वो घुलनशील नहीं होती है, प्लास्टिक घुलनशील नहीं होती है, ये कभी समाप्त नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। और जब ये कभी समाप्त नहीं होती है तो निश्चित रूप से ये इन्वायरमेंट को क्या करती है, पर्यावरण को प्रदूषित करती है, पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। अब जब ये पर्यावरण को प्रदूषित करेगा तो निश्चित रूप से इसके उपयोग पर बैन लग जाएगा,
समझ गए। तो इसीलिए रसायन जो होता है इसका उपयोग पर मनाही होती है या इसके उपयोग को बहुत कम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई भाई। साबुन है, शैम्पू है या कंडीशनर है, इसका उपयोग पे क्यों मनाही किया गया है? इसीलिए क्योंकि जो इसमें उपयोग किया गया है इस उद्योग में, रसायन उद्योग होते हैं, रासायनिक चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए या हमारे बॉडी के लिए हो सकता है कि ये फायदेमंद ना हो। तो इसीलिए इसको रोकने का प्रयास किया जाता है। ओके, चलिएगा आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया? ठीक है, ये बात हो गई हमारी आपकी। आगे चलें। आगे पशु आधारित उद्योग। अब देखो पशु आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में आप एक बार जान लो। तो पशु आधारित उद्योगों में ऐसे उद्योग होते हैं जिन उद्योगों में पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अब पशु से क्या क्या मिल सकता है, कल्पना करो। पशु से क्या मिलेगा? चमड़ा मिलेगा, है ना। पशु से क्या मिलेगा? खासकर जैसे हाथी है, हाथी के दांत मिल जाएंगे। गैंडा है, गैंडे का सींग मिल जाएगा, है ना। या खासकर उनमें जो चमड़ा उद्योग है वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। या हाथी दांत के बने कई सारे सामान होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, या ऊन उद्योग भी होता है। पशुओं द्वारा प्राप्त क्या क्या है कच्चा माल में, पशु आधारित उद्योग कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो सबसे बड़ा उद्योग इसमें आ जाएगा चमड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग आ जाएगा? चमड़ा उद्योग आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? ऊनी वस्त्र उद्योग। अब देखो जैसे भेड़ का जो पालन किया जाता है, भेड़ पालन क्यों किया जाता है? भेड़ पालन का उद्देश्य क्या है? तो भैया इसका उद्देश्य है सबसे पहले कि मांस उद्योग में भी काम आता है। किस में आता है जी? मांस उद्योग में भी आता है। दूसरा किस में आएगा? मांस उद्योग के बाद चमड़ा उद्योग में आता है। तीसरा किस में आ जाएगा? उसके जो बाल होते हैं भेड़ के, वो आ जाते हैं किस में? जो भेड़ के बाल होते हैं वो किस में उपयोग में आ जाते हैं? तो आप लोग देखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग में आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब भेड़ के बाल जो होते हैं इसमें आ गए। अगर कोई आपसे पूछे बकरी पालन क्यों करते हैं, बकरी पालन, तो आप क्या जवाब देंगे? कौन से उद्योग के लिए? मांस उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए। हाथी का कोई पूछे शिकार क्यों होता है, हाथी का शिकार क्यों होता है, तो उसके दांत के लिए उसका शिकार होता है। क्या करेंगे दांत का? इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। कोई पूछे आपसे कि गैंडे का जो गैंडा होता है इसका शिकार क्यों करते हैं? सींग के लिए। इससे भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। या बारहसिंघा का शिकार क्यों होता है? बारहसिंघा का शिकार भी इसीलिए होता है, उसके सींग के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो पशु आधारित उद्योग है उसमें क्या क्या उपयोग में होता है। भाई उसमें आपका उपयोग हो जाएगा मांस उद्योग, चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। या जैसे गैंडा का शिकार किया तो उसका सींग से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, हाथी का शिकार किया तो उसके दांत से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, बारहसिंगा का शिकार किया तो इस तरह से होता है। ठीक है, वनों पर आधारित उद्योग की अगर बात करूं मैं, वनों पर आधारित उद्योग की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? तो चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बेहतर तरीके से, है ना। तो क्या हो जाएगा? ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर होते हैं वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर फर्नीचर की बात करें, कागज उद्योग की बात करें। अब देखिएगा वन आधारित उद्योग के बारे में बात करता हूं। वन आधारित उद्योग, अगर वन आधारित उद्योग की मैं बात करूं आपसे, तो आप सबसे पहले क्या दिमाग में आपके क्या आता है कि भाई कागज के लिए हो सकता है, कागज के लिए, लकड़ी के लिए हो सकता है, बिल्कुल होता है लकड़ी के लिए। फर्नीचर उद्योग होता है, भाई लकड़ी होगी तो फर्नीचर उद्योग होगा, यही उद्योग चलेंगे यहाँ पर। अब देखो फर्नीचर उद्योग तो सिंपल आप समझते हैं, लकड़ी उद्योग भी समझते हैं, कागज उद्योग को मैं समझा रहा हूं। देखिए कागज उद्योग खास करके जो शीतोष्ण कटिबंध के वन होते हैं, खासकर कहां पर? शीतोष्ण कटिबंध के वन,
कटिबंध के वन। अब आप पूछेंगे सर ये पाया कहाँ जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये है 0 डिग्री और ये यहाँ पर है 23.5 कर्क रेखा, है ना। इसी के जस्ट ऊपर और ये 66.5 डिग्री के आसपास तक आपको मिलेगा क्या? यहाँ पर मिलता है आपको शीतोष्ण कटिबंध के पेड़ पौधे। खासकर ये एरिया आपको मिलेगा कनाडा में, रूस में, चीन में भी मिलेगा। ठीक है, ये एरिया आपको यहां पर मिलता है। और इसमें कागज उद्योग, और इसमें एक ही प्रजाति के पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं। एक ही प्रजाति के पेड़ पौधे, एक ही प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया वन आधारित उद्योग। इससे अब आप देखेंगे, इसी में आप देखेंगे जैसे आपका क्या होता है, बांस उद्योग होता है, बांस उद्योग, इसका भी विभिन्न प्रकार में प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मेरा सीधा सेंस है कि जो वन पर आधारित पेड़ पौधे होते हैं या जो वन के पेड़ पौधे होते हैं उनका भी उपयोग उद्योगों के रूप में किया जाता है। और मुझे लगता है कि इतना सिंपल, इतना इजी वे में मैंने चीजों को समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया तो निश्चित रूप से आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करेगा। और अगर कोई भी मेरा मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। और ये बिहार आर्ट्स विद्याकुल परिवार आपके लिए हमेशा डेडिकेशन के साथ काम करता रहेगा, पढ़ाता रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। लेकिन हाँ, पढ़ाई से किसी तरह का कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।